हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के टर्म 2 के सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह से बनाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप लोग को कितना मजा आया मॉडल सेट देख करके कमेंट पर जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न में रहेगा 1 से 8 तक किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसमें आपको 2 नंबर करके एक क्वेश्चन का आंसर देने पर मिलेगा। 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। पहला नंबर प्रश्न है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे। दूसरा नंबर प्रश्न है, काला सोना किसे कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न कड़ा है, किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न कड़ा है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताएं। और 5 नंबर प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न कड़ा है, कृषि कितने प्रकार के होते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कड़ा है, किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। और 7 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिला। तो ये 8 प्रश्न से में किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा और आपको ये सारे प्रश्न का भी आंसर आपको हम करवाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे कड़ा है, प्रश्न संख्या 9 से 13 तक किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। और इसमें भी आपको 2 नंबर करके एक क्वेश्चन का आंसर लिखने पर मिलेगा। सबसे पहला नंबर इसमें है कड़ा है, हरित क्रांति क्या है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, हरित क्रांति क्या है। उसके बाद है 10 नंबर प्रश्न कड़ा है, ज्योतिबा फुले कौन थे। और 11 नंबर प्रश्न है आपका, गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न कड़ा है, यूरोप में किस तरह के कपड़े की भारी मांग थी। और 13 नंबर प्रश्न है, जूट के मुख्य उत्पादक कौन कौन से हैं। तो इनमें से ये 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है और इसमें आपको मिलेगा 2-2 नंबर करके एक क्वेश्चन का उत्तर लिखने पर मिलेगा। तो ये भी आपका अति लघु प्रश्न के अंतर्गत ही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सारे प्रश्न का उत्तर आपको हम आगे वीडियो में करवाने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरह का एग्जाम में आपको पूछेगा। देखिए, प्रश्न संख्या 14 से 18 तक किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न संख्या 14 से 18 तक किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और एक का आंसर लिखने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर मिलेगा। और सबसे पहला नंबर इसका है 14 नंबर प्रश्न में कहा है, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। भारतीय कपड़े जो है वो विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। उसके बाद आगे है इसका प्रश्न है 15 नंबर में कहा है, भारतीय सैनिक ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुउद्देश्य परियोजना से क्या लाभ है। और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है। और 18 नंबर प्रश्न है कह रहा है, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो बिल्कुल ये जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 से 18 तक, इनमें से किन्हीं कितने प्रश्न का उत्तर देना है, 3 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। उसके बाद आगे देखते हैं कड़ा है प्रश्न संख्या, ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 से 22 तक में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। 19 से 22 तक में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में रहेगा, लक्ष्मीबाई अंग्रेज के विरुद्ध क्यों लड़ी। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टेस्को की स्थापना क्यों की गई थी। और पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, कारण बताएं। इसका कारण क्या कारण है कि पटसन जूट जो होता है उसको हम सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो बिल्कुल ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम लोग, जिनमें से आपको 2 प्रश्न रहेगा, 2 में से किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है और आपको 10 नंबर मिलेगा। देखिए, प्रश्न संख्या 23 से 24 में किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है 23 नंबर में कह रहा है, भारतीय
ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। और 24 नंबर प्रश्न का है परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में क्या अंतर है। तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग को गर्दा मचा के आना है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा और आप लोग को गर्दा मचा के आना है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में था पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट पहुँचे। कहाँ पे? कालीकट पहुँचे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट पहुँचे। उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न था आपका काला सोना किसे कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम और उसके उत्पाद को काला सोना या तरल सोना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? काला सोना या तरल सोना कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न था आपका कड़ा है किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल थोड़ा बना करके लिखेंगे अपना उत्तर। 4 नंबर प्रश्न में था आपका आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित बताएं। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित बताएं। तो आर्थिक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रिया कृषि इसके अंतर्गत में आता है। उसके बाद द्वितीय आर्थिक क्रिया उसमें आता है उद्योग आता है। और तृतीय आर्थिक क्रिया जिसमें क्या आता है? सेवा आता है। तो बिल्कुल ये 3 आर्थिक क्रिया आपको हम बता दिए, इसका उदाहरण भी बता दिए। प्रथम में आएगा आपका कृषि, द्वितीय में आएगा उद्योग, तृतीय में आएगा सेवा। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न का रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद था 7 नंबर प्रश्न का रहा है किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। इसका उत्तर लिखना है सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न था आपका कह रहा है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिला। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिला। तो इसका उत्तर लिखना है लॉर्ड विलियम बेर्डिंग को सती प्रथा दूर करने का श्रेय मिला। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न का रहा है हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति में क्या हुआ। तो कृषि में अधिक उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम है। इनमें अच्छे बीज, खाद तथा सिंचाई की मदद से अधिक उत्पादन किया जाता है हरित क्रांति से। उसके बाद है 10 नंबर प्रश्न का रहा है ज्योतिबा फुले कौन थे। ज्योतिबा फुले कौन थे। तो समाज सुधार में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणीय था। उन्होंने भारत में महिलाओं की दिशा सुधार हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए वो स्कूल खोले गए। समाज सुधार में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणीय था, मतलब पहला स्थान था। उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने क्या किया, भारत की महिलाओं का दुर्दशा को दूर करने के लिए महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया और उसने कई स्कूल भी खोले। उसके बाद 11वां प्रश्न था आपका कड़ा है गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था। तो इसका उत्तर लिखना है रियासत का शासन ठीक से नहीं चला जा रहा है। रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुता जरूरी है। रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुता जरूरी है। यही ऐलान किया था गवर्नर जनरल डलहौजी ने। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कड़ा यूरोप में किस तरह के कपड़ों की मांग बढ़ी थी। यूरोप में किस तरह की कपड़ों की मांग बढ़ी थी। तो यूरोप में भारतीय कपड़े विशेषकर सूती कपड़े जो बुनकरों के द्वारा निर्मित होता था उसी की मांग बढ़ी थी। इन वस्त्रों में सूती वस्त्र, मसलिन तथा किलो का छीट आदि प्रमुख थी। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की मांग बढ़ी। भारतीय विशेषकर बुने हुए कपड़ा जो सब बुना भारतीय जो बुनते थे उस कपड़ा का मांग यूरोप में बढ़ा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न था कड़ा है जूट के प्रमुख उत्पादक कौन कौन हैं। जूट के प्रमुख उत्पादक कौन कौन है। तो इसका उत्तर लिखना है आपको भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम में भी इसकी खेती होती है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न था उसमें प्रश्न पूछा गया था भारतीय
कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? तो भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। वहाँ के मलमल अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कोलिको कपड़ा प्रसिद्ध हुए। जामदानी बुनाई, पोटाली बुनाई, बांधा डिजाइन आदि के यूरोप बाजार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपनी छपाई के डिजाइन के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध था। ये सारे भारतीय कपड़े विश्व भर में प्रसिद्ध होने के कारण थे। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न था आपका, भारतीय सैनिक ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया? तो इसका उत्तर लिखना है, नई फील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से खोलकर बंदूक में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी, जो हिंदू और मुसलमान दोनों को धार्मिक आस्था पर चोट थी। इस वजह से भारतीय सेना की नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है और ज़्यादा प्रयास करना है कि अपने भाषा में लिखें उत्तर को। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न था आपका, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजना के निम्नलिखित लाभ है। पहला, बाढ़ नियंत्रित। दूसरा, सिंचाई के लिए जल आपूर्ति। तीसरा, विद्युत उत्पादन। चौथा, पेयजल की उपलब्धता। 5वां नंबर, मछली का पालन। तो बिल्कुल इतना लिख देंगे आप लोग को तो गर्दा नंबर मिलेगा। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न का रहा है, बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान था? बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, आप लोगों को गर्दा मचा के आना है। कह रहा है, बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान था? तो बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान था। पहला था क्या, बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के या लड़की का वह क्रमशः 21 से 18 वर्ष से कम उम्र कर दी जाए। मतलब बाल विवाह उसे कहते हैं, विवाह जो है वो 21 से 18 से कम वर्ष की लड़का या लड़की को करवा दिया जाए तो उसे हम लोग बाल विवाह कहते हैं। दूसरा था, अगर कोई व्यक्ति उसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो और वह किसी 18 वर्ष से कम लड़की से शादी करता है तो उसे कानून में प्राथमिक दर्ज करवाई जाती थी। मतलब केस दर्ज किया जाता था। अगर कोई 21 साल से कम हो और लड़का 21 साल से कम हो, लड़की 18 साल से कम हो, तो उसको क्या होता था, कानून के तहत केस दर्ज किया जाता था। ग नंबर में लिखना है, बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम श्रेणी जिला न्यायाधीश के पास शिकायत का सूचना दायर कर सकता था। तो बिल्कुल ये आपको 3 लिख देना है प्रावधान क्या क्या थे बाल विवाह अधिनियम का प्रावधान 2006 का। उसके बाद 18वां प्रश्न कर रहा है, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जैविक तत्व के अवघटन एवं कायांतरण से उत्पन्न या भूगर्भ में बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पौधे और जानवरों के अवशेष लाखों वर्ष तक भूवर्ग में दबे रहकर ताप और दाब के कारण परिवर्तित होकर जीवाश्म ईंधन बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो बिल्कुल इतना उत्तर आपको लिख देना है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न था आपका, लक्ष्मीबाई अंग्रेज के विरुद्ध क्यों लड़ी? तो इसका उत्तर लिखना है, झांसी की रानी लक्ष्मी के द्वैत पुत्र को अंग्रेज ने राजा बनाने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प लिया था और रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोह सिपाही के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गई। तो यही कारण था लक्ष्मीबाई को अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने का। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न था, झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कैसे शुरुआत हुई? तो इसका उत्तर लिखना है आपको, झारखंड में 22 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहिणी गांव से हुई। दानापुर कैंट में सिपाही और शाहाबाद के बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने यहाँ के सैनिक को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर दिया क्या। उसके बाद विद्रोह की आग देवघर, रामगढ़, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा, रांची आदि में सैनिकों के बीच फैल गई। कालांतर में सैनिकों को आम जनता का समर्थन मिलने लगा। तो बिल्कुल ये उत्तर आपको लिख देना है, झारखंड 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो
उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है कड़ा है टेस्को की स्थापना क्यों की गई। 19वीं शताब्दी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। वहाँ लोहा आयस्क एवं कोयल के विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। अब भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई। इस मांग की पूर्ति और व्यापारी लाभ को देखते हुए टेस्को की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध की बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। इसके 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। टेस्को की स्थापना के बाद क्या हुआ, 90% स्टील जो है वो ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। उसके बाद 22 नंबर में था पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, कारण बताएं। क्यों कहा जाता है, कारण बताएं। तो पटसन जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण होता है। जूट का जो सुनहरा रंग होता है इसके कारण इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। पटसन का उपयोग कई वस्तु को बनाने में किया जाता है, जैसे कि जूट की रस्सी, जूट के थैले आदि में। बाजार में वर्तमान के समय इसकी मांग कम हो रही है, क्योंकि बहुत से किसान इसको उगाने में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि किसानों को इसकी सही दाम नहीं मिल पाती है, जिसके कारण यह पटसन का नहीं उगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपको आंसर लिखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दीर्घ प्रश्न था कड़ा भारतीय ऐसा क्यों सोच रहे थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। तो इसका उत्तर लिखना है कंपनी सरकार ने समाज सुधार के अनेक काम आरंभ किए। इन कार्यों में से भारतीय सामाजिक जीवन में अंग्रेज का हस्तक्षेप बढ़ गया था। सती प्रथा, नर बलि को बंद करने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कानून बनाया गया। यद्यपि ये कानून भारतीय समाज के लिए हितकार थे, लेकिन रूढ़िवादियों के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज भारत में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार कर चाहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार चाहते हैं। स्त्री शिक्षा का प्रसार, रेल, डाक तार आदि की व्यवस्था होने से इनकी आशंका बढ़ती गई। ये सारे होने के कारण इसमें भारतीय में ये आशंका बढ़ती गई कि वो अंग्रेज जो थे वो ईसाई बनाने आए हैं। 1856 ईस्वी में पारित विधेयक ने उनकी आशंका को और बल दिया। इस विधेयक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पितृक संपत्ति का हकदार माना गया। और ऐसे समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृत, भाषा और साहित्य के विकास के क्षेत्र में कंपनी द्वारा कई प्रयास नहीं किए जाने से भारतीय बौद्धिक वर्ग भी कंपनी से नाराज हो गया। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। इसी कारण से वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को सरकारी नौकरी, उच्च पद और अनेक सुविधाएं प्रदान करते थे। अंग्रेज की इस नीति ने हिंदू मुसलमान में कंपनी के प्रति घृणा कर दी थी। यही कारण से भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। उसके बाद 24 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में था परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। तो गैर परंपरागत ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा के निम्नलिखित अंतर है। पहला है आपका लिख देना है परंपरागत ऊर्जा के अंतर में क्या आता है, ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। यह सीमित और सम्य भंडार है, इसका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है। इसका क्या होता है, एक ही बार उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में लिखना है आपको अनवीकरणीय संसाधन है। यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। परंपरागत ऊर्जा जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। इनके प्रयोग से प्रदूषण होता है, इनका जो प्रयोग होता है इनसे प्रदूषण होता है। उसके बाद गैर परंपरागत में देखते हैं क्या था। गैर परंपरागत ऊर्जा में होता है ऊर्जा के वे स्रोत जो नई तकनीक के विकास के साथ वर्तमान समय में उपयोग लाए जा रहे हैं वे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। यह सीमित और सम्य भंडार है, इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसका जो है उपयोग बार बार किया जा सकता है। ये नवीकरणीय संसाधन है। तो बिल्कुल ये उत्तर है आपका गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अंतर का।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना, और बाकी और साइंस का भी हम करवा देंगे, तो आप लोग को घबराना नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा और आप लोग को गर्दा मचा के आना है।